नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेगी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा खास और थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में, जो कि हैं कौसानी की लक्ष्मी आश्रम की राधा दीदी, जिनको आज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि कौसानी में ही ये जो पुरस्कार था वो लाया गया और उनको यहीं पे सम्मानित किया गया। तो सारी चीज़ें हमने बहुत क्लोजली देखी, तो आपको भी दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें थी। तो जी, राधा दीदी जो हैं वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, तो उनको कौन नहीं जानता है। उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को समाज सेवा में लगा दिया। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनका सपना था समाज सेवी बनने का, तो उन्होंने हर एक चीज़ का त्याग किया अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो अभी वो 91 साल की हो चुकी हैं, तो अपने स्वास्थ्य के चलते वो दिल्ली नहीं जा पाई थी इस पुरस्कार को लेने के लिए। तो आज जो अल्मोड़ा के डीएम थे आलोक पांडे सर, तो उनके द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पे लाया गया और उनको दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी कैप्चर करने के लिए, और जो वहाँ पे दीदी के जो साथी थे, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी अपने अनुभव, अपनी पिछली यादों को याद करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने कैसे आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, कहाँ पे उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो ये समाज सेवा के लिए बहुत सारे काम हैं जो दीदी के द्वारा किए गए, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे आंदोलनों से भी वो जुड़ी, जैसे चिपको आंदोलन है, नदी बचाओ आंदोलन है, टिहरी बांध आंदोलन है। तो बहुत सारे आंदोलनों से भी वो जुड़ी थी। तो उनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे जमनालाल बजाज पुरस्कार, गोदावरी पुरस्कार और मुनि संतबल पुरस्कार, और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जो उनको मिले हैं उनके सामाजिक कार्यों के लिए। फाइनली आज उनको 2025 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये उनके काम का ही नतीजा है। इतने सारे समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ के उन्होंने बस अपना जो जीवन है वो समाज सेवा के लिए जो है उन्होंने लगा दिया। तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो जब राधा दीदी बोलना शुरू करती हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम बस उनको सुनते ही रहें, क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग को और लंबा नहीं करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं आश्रम में। तो यहाँ के बच्चों से भी आप देख सकते हैं कितना उत्साह उनके अंदर है, और उनके गीतों से ही लग रहा है कि कितना उत्साह उनके अंदर भरा हुआ है। रहे और उनको वहाँ बाकायदा गृह मंत्रालय से बुलाया गया। पर आप सब जानते हैं दीदी की के स्वास्थ्य और उनकी उम्र के हिसाब से जाना, उतनी दूर जाना संभव नहीं हुआ। इसीलिए उन लोगों ने कहा था कि हमारे प्रतिनिधि आके आपको आपकी जगह में ही ये सम्मान प्रदान करेंगे। तो ये डीएम साहब के द्वारा आज प्रदान होना था, और ठीक है वो जब भी आए, लेकिन आप सब हमारे बीच में हैं, और कल की एक छोटी सूचना से आप सब इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है। और हम यही सोच रहे थे कि हम 27 तारीख को राष्ट्रपति भवन में नहीं थे, लेकिन हमारे लिए ये शांति भवन राष्ट्रपति भवन से कोई कम नहीं है ना। ये इसलिए क्योंकि
जिस समर्पण के लिए इस समाज ने या इस राष्ट्र ने सरला बहन जी को या दीदी को, उनके समर्पण को एक पहचान दी, एक सम्मान, तो एक लगातार पिछले 5 दशकों में सम्मानों की बहुत बड़ी एक अपनी परंपरा चली है। और दीदी को तो मतलब कई सम्मान एक श्रृंखला में मिलते रहे हैं, और उसी श्रृंखला का ये सम्मान जो राष्ट्र देता है और जो पूरी देश की प्रजा दे रही है, वो अपने आप में हम सबके गौरव की बात है। और इसीलिए ये ऐसी जगहों में आज के इस सम्मान को लेना और आप सबके साक्षी रहना, ये इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ये जो जहां हम पर बैठे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। सरला बहन जी और ने पूरा समर्पण इसके माध्यम से हमारे देश के लिए किया, उत्तराखंड के लिए और हमारे देश के लिए, और ठीक उसी तरह से दीदी ने पूरे देश के लिए और यहाँ तक कि दुनिया के लिए भी अपने जीवन को समर्पित किया, अपने विचारों से, अपने कार्यों से। और ये हमने कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की किसी तरह के भी सम्मान के लिए, लेकिन लोगों ने सम्मान लोग देते हैं और सम्मान काम देता है, उसका परिणाम देता है। बहुत जो मेरे पास वो वीडियो है वो किस तरीके से आपको लेकर के भावुक हो गई। तो जब मैं बौगाड़ गया आज से कोई 25 वर्ष पहले और वहां की कथाएं सुनी, तो एक प्रेरणा हुई कि यार बहुत बड़े काम या बहुत बड़ा नाम जब व्यक्ति का बनता है, अक्सर हमको वही दिखाई देता है। हमारे आज के बच्चों को आज की बड़ी दीदी दिखाई देती हैं, लेकिन आप जब कहानियां सुनोगे और 50 साल पहले की बड़ी दीदी को देखोगे तो आपकी जैसी ही नवयुवती रही, आपकी जैसी ही बच्ची रही, लेकिन हिम्मत की, हौसला किया कि नहीं, मैं तो बौगाड़ में बैठूंगी, मैं तो डाडल में बैठूंगी, मैं तो पुंगराऊ जैसी दूरस्थ घाटी में जहां दूर दूर तक सड़क नहीं थी, मतलब धर्मगढ़ से नीचे तो पैदल ही जाते थे, उधर थल भी शायद सड़क जाती थी, थल से ऊपर को, बरड़ बैंड से ऊपर को पैदल आना होता था। बहुत भौगोलिक रूप से बहुत दुर्गम स्थान था, सामाजिक रूप से भी थोड़ा दुर्गम स्थान था। वहां से दीदी ने अपनी सार्वजनिक जीवन की यात्रा की। अभी पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में था और कहीं ऐसे ही किसी वाकये में, किसी प्रकरण में दीदी का स्मरण हो आया 5-7 लोगों के बीच में, और वो संदर्भ था गांधी शांति प्रतिष्ठान को लेकर के, क्योंकि दीदी ने लक्ष्मी आश्रम में जो किया, जो सीखा, फिर डेनमार्क के में जाकर के, यहाँ बाकी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के जो सीखा, उनका योगदान उत्तराखंड के सामाजिक आंदोलनों में जितना रहा, उतना ही योगदान राष्ट्रीय आंदोलनों में भी रहा। और उनके समकालीन मैं ये देखता हूँ, चाहे कस्तूरबा ट्रस्ट की अध्यक्षा रहते हुए, सचिव रहते हुए, जो उन्होंने पूरे देश भर में एकदम कस्तूरबा ट्रस्ट को एक नई पहचान और नई गति दे दी। तो लोग, जब बाहर के लोग बोलते थे कि देखो राधा दीदी आई तो कस्तूरबा ट्रस्ट में ऐसा होने लग गया, राधा दीदी आई तो कस्तूरबा ट्रस्ट में ऐसा होने लग गया, हमको खुशी होती थी, लेकिन आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि हमको लगता था वो तो होना ही था। दीदी कहीं भी जाएंगी तो वही करेंगी जो लक्ष्मी आश्रम को जैसे उन्होंने गढ़ा, जैसे पूरे उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलनों को गढ़ा, वैसे ही कस्तूरबा महिला ट्रस्ट को गढ़ा। और जब आप जीपीएफ आई, असल में बात हुई थी गांधी शांति प्रतिष्ठान को लेकर के, कि गांधी शांति प्रतिष्ठान, आप में से बहुत सारे लोगों ने जीपीएफ का नाम सुना होगा। जीपीएफ की आप 2 बार अध्यक्षा रही 2 कार्यकाल में, और जीपीएफ को आज भी लोग इस बात के लिए याद करते हैं कि गांधी शांति प्रतिष्ठान में जब आप अध्यक्षा रही तो वो बिल्कुल बदल गया, उसकी आबोहवा बदल गई, उसका प्रस्तुतिकरण बदल गया, वहां का माहौल बदल गया। हम जितनी बार जाते हैं और अब जब हम जीपीएफ जाते हैं तो वो जो अंतर दिखाई देता है, जो लोग पिछले 20, 30, 40 साल से लगातार दिल्ली में रहते हुए गांधी शांति प्रतिष्ठान जाते हैं, तो वो जब आपका जो कार्यकाल रहा है उसको अलग से देखते हैं। उनका नहीं, राधा बहन जब अध्यक्षा रही तब ऐसा रहा। जब आप सर्वसेवा संघ की अध्यक्षा बनी, सर्वसेवा संघ में अध्यक्ष बनते ही फिर यही हुआ। तो वो चूंकि आपने जितनी मेहनत से इस स्थान को खड़ा किया, इस स्थान को बनाया, यहाँ की छोटी छोटी चीजों को देखा, सीखा, उसको राष्ट्रीय स्तर पर जब आपने पहुंचाया, तो वो हम सब उत्तराखंडियों के लिए एक तरह से गौरव की बात है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये प्रदेश, अभी मैं दीदी से चर्चा कर रहा था कि राज्य स्थापना का 25वां वर्ष है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समय है हम सब उत्तराखंडियों के लिए।
हमने राज्य मांगा नहीं मांगा, लड़ाई में शामिल हुए नहीं हुए, राज्य मिला नहीं मिला, राज्य मिलने के बाद बर्बादी हुई कि अच्छाई हुई, ये सब बहस इतर है, ये अलग है। लेकिन राज्य बनने के बाद के 25 साल हम लोगों ने एक अलग राज्य के रूप में बिताए हैं। तो ये 25वां वर्ष या पिछले 25 साल भी उत्तराखंड में जो सामाजिक विमर्श हुआ उसका नेतृत्व जिन लोगों ने किया इस पूरे उत्तराखंड भर में, उनमें राधा दीदी भी रही। मैं तो टिहरी बांध आंदोलन में कई बार दीदी के साथ रहा, मार खाई। मुझे अभी भी याद है वो दिन जिस दिन सीआईएसएफ का लाठीचार्ज हुआ था दीदी के ऊपर, बल्कि ये यहाँ लगी थी दीदी के, अभी भी चोट का निशान है। बल मैं और समीर तो बहुत छोटे थे, मैं तो बहुत ही यंग था, हम दोनों, समीर को भी मारा, मेरे को भी मारा, हम दोनों कूद गए। और मेरे को जब मैं एक बार वहां गया टिहरी बांध आंदोलन में गया तो मैं 5 साल फिर वहीं रह गया, सुंदरलाल जी के साथ ही टिहरी बांध आंदोलन में रहा, आता था, दीदी से मिलता था, फिर जाता था। दीक्षा दीदी वहां बैठी हुई है, उस आंदोलन की एक हमारी सिपाही साथी, इस बार उनको भी सम्मानित किया है टिहरी के साथियों ने, उनके योगदान और उनके काम के लिए मैं दीक्षा दीदी को भी तमाम बहनें, लक्ष्मी आश्रम के कार्यकर्ता टिहरी बांध आंदोलन में पहुंचते थे, आंदोलन में ऐसी ऊर्जा आ जाती थी। लक्ष्मी आश्रम के बहनों का गीत, लक्ष्मी गांव गांव जाना, टोलियां लेकर के, नीमा दीदी आती थी, दीक्षा बहन आती थी, बसंती बहन उन दिनों लक्ष्मी आश्रम में थी, वो आती थी। तो सब लोग मिलकर के जब टिहरी बांध आंदोलन में जैसे ही लक्ष्मी आश्रम का प्रवेश होता था, आंदोलन की फिजा बदल जाती थी, आंदोलन का माहौल बदल जाता था, आंदोलन की बहसें बदल जाती थी, आंदोलन के मुद्दे बदल जाते थे। तो ये हम ये देखते हैं कि ये जो पूरी बिरादरी है, अगर अभी भी मैं देखूं इस पूरे उत्तराखंड भर में सबसे मजबूत बिरादरी सर्वोदय समाज की बिरादरी है। ये मैं कई बार ये कहता हूं कि कौसानी को अगर आप केंद्र मानते हैं, यहां से आप किसी भी दिशा में चले जाइए, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मी आश्रम से पढ़ी हुई कोई ना कोई छात्रा मिलेगी। आप गांव में जाएंगे तो आपको जरूर, आप किसी भी गांव में जाइए, किसी इलाके में जाइए, किसी न किसी गांव में लक्ष्मी आश्रम से पढ़ी हुई कोई बहन, कोई छात्रा आपको मिलेगी। अब वो वहां उसने, वो चाहे सामान्य गृहस्थ का जीवन जी रही है, लेकिन उसके मन में कुछ न कुछ संस्कार और बीज लक्ष्मी आश्रम के हैं, उसके मन में कुछ न कुछ बीज और संस्कार सर्वोदय आंदोलन के हैं, उसके मन में कुछ न कुछ बीज और संस्कार सरला बहन के हैं। तो सरला बहन ने जो किया, सरला बहन के बारे में इतनी बात होती है, मैं मानता हूं कि हम उत्तराखंड के लोगों ने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हमने बहुत, हमारे जो सामाजिक, हम ये तो भला हो दीदी, राधा दीदी, लक्ष्मी आश्रम और आप सब लोगों ने आज तक सरला बहन के नाम को जीवित रखा है, नहीं तो उत्तराखंड के सामान्य लोगों ने सच में सरला बहन के जीवन को, उनके योगदान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, बहुत कम उसका आकलन किया है। उस महिला ने जिस मजबूती के साथ और जिस ताकत के साथ महिला नेतृत्व को उभारा है उत्तराखंड में, वो अतुलनीय है। ये आश्रम को जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया, दीदी को जिस तरीके से शिक्षित किया, उनको जिस तरीके से परिमार्जित किया, ये अपने आप में उनका, मतलब वो विदेश की महिला, उनका इस देश से, आज तो हमको, हमारे लिए देश से बड़ी कोई चीज ही नहीं रह गई है। आज के माहौल में, जैसा दुनिया का माहौल हो गया, हमको लगता है कि अगर हम भारत अगर हमारा देश है तो हम जो करेंगे भारत के लिए करेंगे, हम क्यों नेपाल के लिए करेंगे, क्यों भूटान के लिए करेंगे, क्यों अफ्रीका के लिए करेंगे। लेकिन राधा सरला बहन ने इंग्लैंड से यहाँ आकर के, बहुत लोगों ने, डेविड भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कौसानी को दे दिया, बिना इस बात को किसी को बताए हुए, बिना किसी को इस बात को कहे हुए। तो ये जो महानता है, ये जो मानव जाति की सेवा की है सरला दीदी ने, और सरला दीदी की परंपरा में राधा दीदी ने, राधा दीदी की परंपरा में आप सब लोगों ने, और मैं तो पहले बार 25 साल पहले सरला बहन जी की जन्म शताब्दी की यात्रा, और उसके बाद 2 साल पहले सद्भावना यात्रा के दौरान हर उस स्थान पर हम गए जहां सर्वोदय का कोई ना कोई छोटा बीज पड़ा हुआ था। वो चाहे सियारा आश्रम हो, चाहे पर्वतीय नवजीवन मंडल, आपका कुंजवाल जी की संस्था हो, चाहे मैं तो कार्की जी की संस्था में गया, मोहन सिंह कार्की जी की मुआनी वाली जो संस्था महिला आश्रम है, जो यद्यपि अब कुछ शेर सिंह कार्की जी की संस्था में गया, पूरी टीम और टोली लेकर के गए, सर्वोदय के गीत गाए, और हमने कहा ये सर्वोदय का स्थान है, ये गांधी का स्थान है, यहाँ गांधी का नाम लिया गया। ये सरला बहन के और राधा बहन के और तमाम लोगों के पुण्यों के और उनके पराक्रम से ये स्थान खड़े हुए हैं, हम इनको आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं इन स्थानों को।
तो ये एक तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि हमारी नई पीढ़ी के तमाम नौजवान साथी पीछे बैठे हैं, इनसे बड़ा पराक्रम, इनसे ज्यादा पराक्रमी लोग या नेतृत्व उत्तराखंड में हुआ नहीं है। जब आज हम उत्तराखंड में नेतृत्व की बात करते हैं तो हमको राजनीतिक नेतृत्व दिखाई देता है, कभी भगत सिंह कोश्यारी, हरीश रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, 50 नाम दिखाई देते हैं। ये वास्तविक नेतृत्व नहीं है, ये पार्टी और दलगत नेतृत्व है। लेकिन जिन्होंने लोगों का नेतृत्व किया है उनमें से जो सबसे एक तरीके से बोलना चाहिए कि उदयमान या दीदीप्तिमान जो विभूति रही है वो राधा दीदी रही हैं। बहुत सारे लोग चले गए, बिमला माता जी चले गई, शशि प्रभा जी चले गई, इनका कोई सानी नहीं है इनके योगदान का कि किस तरीके से मान सिंह रावत, किस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा, किस तरीके से राधा दीदी, आप नाम गिनेंगे तो 200 नामों की सूची बन जाएगी जिन्होंने अलग अलग जगहों पर बैठ करके मानवता की सेवा, प्रकृति की सेवा, गांधी विचार की सेवा और तमाम उन सवालों को उठाया जो सही में हम सबके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका जो सम्मान है, उनका जो ये पूरा केवल दीदी का सम्मान नहीं है बल्कि ये उस पूरी परंपरा और पीढ़ी का सम्मान है। और मैं बधाई देता हूं और मैं कहना चाहूंगा लक्ष्मी आश्रम के बच्चों से और हमारी पूरी जो यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम आपके अनुयायी हैं, हम आपको अपना नेतृत्व मानते हैं, आपको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। हम ये बहुत तहे दिल से ये स्वीकार करते हैं कि आपको जो पुरस्कार मिला है ये पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरा उत्तराखंड की खासकर महिला मातृशक्ति के लिए एक तरीके से एक सम्मान और एक वो है। मैं फिर से आपको और लक्ष्मी आश्रम परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खुद को भी उस बधाई में शामिल करता हूँ। उतरा है नहीं गढ़ी यह कोई कहानी, बाबू के चरण रज पड़े जहाँ पर ईश प्रार्थना यही की थी, कवि के उघड़े प्रथम चक्षु यही सुमित्रा नंदन भी थी। सरला की यह कर्म भूमि राधा की जुड़ी दीवानी है, ममता में शीतल आश्रम की क्या स्नेह भरी वाणी है। सरला की यह कर्म भूमि राधा की जुड़ी दीवानी है, ममता में शीतल आश्रम की क्या स्नेह भरी वाणी है। बागान उगलते कोपल चाय, सड़कों पर चढ़ती बिनी गाय, आलू के भर भर खेत उगाता गांव समीप छानी है। अब बुरांच भैया डाल डाल दारूबाज के छाँव छाँव, जोड़ों के मन को भा जाए घटती नहीं याद पुरानी है। अरे सर्पसी सड़क जमी पर सर सर वाहन सर के भर भर, गोपाल के भरे पात्र में दूध बिना पानी है। दूध जिले जहाँ मिलते कोई न जिसका सानी है, हिमालय का विस्तार दिखाता ये सुंदर पोशानी है। पोशानी की आज यह गौरव का क्षण है, हम सब के लिए है। तो दीदी के साथ आप बच्चों के लिए कहता हूँ कि जिंदगी की हर तपस्या में मुस्कुराना सीखिए। परेशानियों में थी उन्होंने इस जीवन में अभी तक 90 के दशक में पहुंच गई हैं, उसे भी पार कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने एक संदेश हमको दीदी दे रही हैं, मुस्कुराना बंद नहीं किया। हाँ, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। थाम कर मन की उड़ानों को जरा कसकर सही, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कसकर सही, हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। घर घर मोहल्लों में रहेगा आपकी चर्चा तभी, बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए, और साथ देंगी आपका सच्ची दुआएं उम्र भर, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए। और बस यही रहना है दुनिया में यही सच जानकर, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जानकर, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी
जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, जिंदगी की हर खलिश में मुस्कुराना सीखिए, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कश कर सही, हर कशिश को छोड़ कर गम को भुलाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, घर घर मोहल्लों में रहेगी आपकी चर्चा तभी, बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, साथ देंगी आपकी सच्ची दुआएं उम्र भर, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जान कर, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जान कर, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। तो पद्मश्री पुरस्कार लिखा है, पुरस्कार दीदी नहीं जा पाई थी, तो आज ये पुरस्कार वहाँ बढ़ रहा है। मैंने पढ़ते ही मोहनदास जी को फॉरवर्ड कर दिया, और जितने पत्रकार मित्र वहाँ बागेश्वर में गरुड़ के थे उनको सबको और पर्सनल के फॉर्म भी किया लोगों से कि मैंने कहा हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है कि पद्मश्री पुरस्कार पद्म पुरस्कार हमारे इलाके में आगे बढ़ रहा है। तो कई लोगों ने सहमति व्यक्त करी, कई लोग आ गए मोहनदास जी से, फिर व्यक्तिगत बात हुई तो हम लोग यहाँ आज पहुँच पाए हैं, और आप सबकी तरह हम लोग भी इन खुशी के पलों के साक्षी बन रहे हैं। समय का बहुत ज़्यादा दबाव है, नहीं तो मुझे तो बहुत सारी बातें कहनी थी, पर खास करके एक संदेश है जो छोटी बच्चियां हमारी हैं, जो अभी इन्होंने नया प्रवेश यहाँ पर किया है। हमारे पूर्व वक्ता जिन्होंने इसका विषय प्रवेश कराया था, भुवन जी ने इस बात को बहुत ढंग से कहा कि राधा दीदी को जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, राधा जी का प्रारंभिक रूप होता है जो आज आप लोगों का है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दीपक पहले अंधेरा होता है, जो हमको सहज ही प्राप्त हो जाता है, हम उस चीज का महत्व को नहीं जान पाते हैं। तो हमारे जो दीदी हैं, हमारी विशाल वट वृक्ष हैं, और उनके जो अन्य साथी हैं, चाहे वो डेविड भाई जी हों, चाहे वो हंसी दीदी हों, नीमा दीदी हों, कांति दीदी हों, अन्य सभी लोग, तो ये सभी लोग जो हैं ये उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सरला दीदी ने एक छोटा सा बीज बोया था, नन्हा सा पौधा तैयार किया था, और उस पौधे को आज उनने बहुत एक विशाल वट वृक्ष के रूप में हम सबको दिया है। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही हम कितना भी हम धन्यवाद करें, कितना ही हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करें, तो ये हमेशा कम ही रहेगा। तो हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं, उनको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर उनको खूब दीर्घायु दे, उनका जीवन खूब लंबा हो, जिससे कि हम उस सत्य साया में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं। तो बच्चों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि तुम यहाँ पर आए हो, और इतने महान व्यक्तित्व की छाया में तुमको यहाँ पर सब कुछ मिल रही है, शिक्षा दीक्षा यहाँ पर मिल रही है। तो इस चीज़ को तुम हमेशा अपने हृदय में रखो, और जो भी मिल रहा है तुमको स्कूल में चाहे यहाँ पर, तो उसको तुम खूब अच्छे से संजो कर रखो और उसको खूब आगे बढ़ाओ। तो इसी के आप सब लोगों की प्रेम भरी बात मैंने सुनी,
मेरी आवाज जा रही है ना? पता नहीं मेरी आवाज थोड़ा कम हो गई है, बहुत दहाड़ती थी ना, बहुत बोलती थी। अब थोड़ा कम हो गई है आवाज। तो मेरा सोचा समझा विचार था कि जो पद्मश्री या जो भी सम्मान राष्ट्र का मुझे मिला है या मुझे मिलने वाला है या जो भी है, ये मैंने सोचा कि किसके साथ मिला है, किनकी सहायता से मिला है। न तो राष्ट्रपति की सहायता से मिला, न वहाँ का जो सारा तामझाम है उसी की सहायता से मिला, आप लोगों की सहायता से मिला, हीरा बहन की सहायता से मिला, रीमा की सहायता से मिला, कांति की सहायता से मिला, हंसी की सहायता से मिला। तो इसलिए इन्हीं के बीच में रहना चाहिए और इन्हीं के बीच में अगर हम उसकी चर्चा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या है, ये है क्या चीज़। वैसे आप सबको मालूम है कि ये जगह जो है जहाँ ये लक्ष्मी आश्रम बना है, ये एक ऐतिहासिक जगह है। जब इस मकान को बना रहे थे ना, मुख्य मकान जो हमारा है, तो यहाँ पर एक ही पत्थर में 3 उखल थे। वो यहाँ अभी भी है रास्ते में, हमने उसको यहाँ रखा है, फेंका नहीं। तो इसका मतलब ये था कि इस मिट्टी में ये इसकी बुनियाद खोदते समय वो मिला, तो कोई रहा होगा ना, पहले भी तो कोई बस्ती रही होगी यहाँ, जो इतने आपस में मिले हुए होंगे, आपस में संगठित होंगे, एक उखल में आकर के सब धान कूटते होंगे, सब इसको उपयोग में लाते होंगे। फिर जो सामूहिक ताकत थी उस समय की, सरला बहन ने उसी ताकत को बढ़ाने के लिए ये आश्रम शुरू किया। और मैं आजकल कुछ बच्चियों को ये बता रही हूँ कि बहन जी ने आश्रम को शुरू करने का सोचा क्यों, और अगर सोचा तो फिर एक नए तरीके की बात बताई कि गौशाला भी होगी, खेती भी होगी और बुनाई कताई भी होगी, यानी समग्र सब चीजें होंगी। खाली किताब पढ़ना लिखना ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग उनकी नजर में थे। आप लोग माने बहन जी मुंशियारी भी गई, बहन जी धारचूला भी गई यहाँ का शुरू करने से पहले। तो उन्होंने देखा कि महिला गजब का काम करती है इस कुमाऊं में। इन घाटियों में भी सुबह अंधेरे से लेकर के रात के अंधकार होने तक वो काम करती है। इतनी मेहनत, इतनी ये शरीर की मेहनत नहीं होती है, ये आत्मा की ताकत होती है और वो ताकत उसके पास है। इसलिए मुझे उसी ताकत को और समाज में ज़्यादा फैलाना है, जिसको आज लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण। वो सही सशक्तिकरण बहन जी के मन में था, सरला बहन जी की। और उसके लिए उन्होंने पढ़ाई को जोर नहीं दिया है, उन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व दिया है। व्यक्तित्व जो शक्तियों से भरा हुआ है, जिसमें गुण है, जिसमें दूसरों के प्रति संवेदना है, जिसमें अपने धरती के प्रति प्रेम है, जिसे आकाश के प्रति प्रेम है, जो ऐसी जो महिला है वो महिला को खड़ा करना चाहती थी। तो आज इस ऐतिहासिक भूमि में आप सब आए और मेरा सौभाग्य है कि अगर हमारे डीएम साहब आ जाएंगे तो वो पद्मश्री पुरस्कार भी इस धरती पर मिलना चाहिए, इस पुण्य धरती पर ही मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ और ऐसा मेरे मन में था। क्योंकि अगर जाना ही होता तो कैसे न कैसे साधनों से कैसे भी हम चले ही जाते, लेकिन मुझे लगा नहीं, क्यों जाना क्यों है। जहाँ हम हैं, जिनके साथ जिनकी मदद से हमको
ये सम्मान मिल रहा है उसको यहीं पर हमको शेयर करना चाहिए, आपस में साझा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। और उसके लिए आप लोग, हमारा इतना संदेश सब जगह पहुंचा भी नहीं होगा, उतनी जगह से उतनी दूर से आप लोग आ गए, तो मुझे बहुत अपना सौभाग्य महसूस हो रहा है कि इतने लोगों की सद्भावना और सदिच्छा मेरे साथ आई है। मेरे साथ का मतलब क्या है, मैं क्या हूँ? मैं व्यक्ति नहीं हूँ। ये आश्रम है, ये आश्रम का काम चलता है, ये बहनें मजबूत बनती हैं और जाकर के समाज में, गांव में, सब जगह घाटी घाटी में काम करती हैं, तो वही मैं हूँ। और ये बात भी समझनी चाहिए कि सचमुच में अभी तो हमको ये पता ही नहीं चलता। हाल में कांति कह रही थी, किसी बहन का फोन आया, तुम कौन बोल रही हो? मैं सुरजा बोल रही हूँ, नेपाल की लड़की। तो सुरजा तुम यहाँ थी ना? हाँ हाँ, मैंने लक्ष्मी आश्रम में पढ़ाई की। तो हाल में एक दिन एक लड़की आई 2 बच्चों को लेकर के और कह रही है, मैंने तो पहचाना ही नहीं उसको पहले। क्यों? मैंने तो यहाँ 10वीं तक पढ़ा है, कह रही है। मैंने कहा अच्छा, इतना पढ़ा तुमने, मुझे तुम्हारी शक्ल ही याद नहीं आ रही है, तुम बदल गई? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ। मैं आज भी वही उसी तरह करती हूँ। जल्दी सुबह उठती हूँ, फिर प्रार्थना करती हूँ और फिर इस तरह से मैं अपना काम शुरू करती हूँ और मैं खुश रहती हूँ, ऐसा बताने लगी मुझे। तो कोई गृहस्थी में है, कोई पत्रकार बन गई है दिल्ली में, कोई इसकी जड़ को आज भी संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहे हैं? नीमा PhD है, इसके लिए बहुत जगह हैं। अगर ये चाहती तो ये कहीं भी चली जाती, इसको सब जगह काम मिल जाता, अगर उसको उसी तरह का जीवन चाहिए होता। हंसी शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले इस यहाँ के नियम के अनुसार रिटायर हो गई है, पर यहाँ का सारा हिसाब आज भी संभाल रही है। ये कहाँ मिलेगा आपको, बताइए? क्या आप किसी भी संस्था में इसी से ये अपेक्षा रख सकते हैं? नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आप रिटायर हो गए, आप बिना पैसे, आप पैसा भी मत लो, आप वेतन भी मत लो, कुछ भी मत लो और काम करते रहो हमारे लिए। हमारे लिए माने अपने लिए कर रही है वो काम, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा काम है, इस काम को करना चाहिए, इसको मजबूत रहना चाहिए। काम ही करवाता है और कोई दूसरा नहीं करता। और जब इस बार मुझे कहा, मैं उस समय में सेवाग्राम में थी, फ़ोन किया मुझे DM साहब ने और कहा कि आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है, ऐसा कहा। तो मैंने कहा अच्छा, इसने मेरा नाम दिया वहाँ। फिर वो कहने लगे, आपका नाम कौन नहीं जानता, आपका नाम तो सभी जानते हैं, आपका नाम पहुँच गया वहाँ, ऐसा कहने लगे। तो हमको पता भी नहीं चलता है जिसका, मतलब अभी हरीश भाई कह रहे थे, लोग तो सिफारिशें लगाते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता कि हमको क्या मिल रहा है। मुझे सबसे पहले जमनालाल बजाज अवार्ड मिला था महिलाओं की और बच्चों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए। तो मैं शाह कांडे में थी, यानी कौन सा ब्लॉक हुआ? धौला देवी। हमारी बालवाड़ियाँ चलती थी और कुछ काम चलता था, उसके लिए मैं वहाँ गई थी। वहाँ मैं गांव किसी महिला, किसी परिवार में कोई बीमार हो गया था, उनके घर पर जाकर उस महिला को देख रही थी कि क्या तकलीफ है। तो इतने में एक बच्चा कह रहा है, आज ट्रांजिस्टर में तुम्हारा नाम है रुचि? क्या नाम आ रहा था मेरा? क्या अच्छा आ रहा था, बुरा का? नहीं ना, भालसन घूमने था। अच्छा भालसन घूमने और की कोने गया है, क्यों कुछ और के नहीं गई हुई। बच्चा ही हुआ, वो छोटा दौड़ दौड़ के आया, भर ऐसा करके कह रहा तुम्हारा नाम है रुचि। तो फिर बाद में मैं आ गई अल्मोड़ा, तब किसी ने कहा
वो अवार्ड आपको मिला है जमुनालाल बजाज। और मैंने कहा कौन जमुनालाल बजाज कौन थे, मैं सोचने लगी कुछ देर तक, और किसने मेरा नाम दिया ये भी मैं सोचने लगी। तो मिल जाते हैं सम्मान, और अगर हम अपने को पूरा झोंक देते हैं अपने काम के लिए, अपने मिशन के लिए, और किसी को भी आप में से हर एक को वो सम्मान मिलता है जिस रूप में भी हो। आप अगर अपने घर के लिए अपने को झोंकते हैं तो घर से मिलता है, अगर आप देश के लिए करते हैं तो देश से मिलता है, अगर आप समाज के लिए करते हैं तो समाज से मिलता है। सम्मान हमेशा मिलता है, केवल हमको अपने को निष्क्रिय होकर के झोंकने की जरूरत होती है। तो मैं इतनी बातें कह गई, मैं सोच रही थी मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे अभी बोल लेना चाहिए जो भी बोल सकती हूँ, और थक जाऊंगी तो फिर मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को के सामने बात रखी। आप सबने जो सद्भाव दिखाया है, जो बधाई दी है और जो सम्मान दिखाया है, वो सब बहुत बहुत मैं उसके लिए आभारी हूँ। मुझे वो सब अपने मन को मजबूत, मेरे मन को मजबूत करने की चीज़ें हैं वो, और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार मानती हूँ। तो जी यहाँ पे डीएम सर लोग भी पहुँच चुके हैं। अब आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू होगा। काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो लोग पहुँच चुके हैं, और सामने वो किताब भी रखी हुई है जो राधा दीदी ने खुद लिखी है, जिसका नाम है ये दिन ये लोग, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है। कुमार पांडे जी और उनके साथ में एडीएम साहब भरतोलिया जी और तहसीलदार नेहा जी हमारे बीच में अभी आ गए हैं। उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। उनका हम बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। और इसलिए हम 3 बजे से अपनी सभा को यहाँ पर चला रहे हैं, बस आप लोगों की प्रतीक्षा करते हुए भी। तो हमको पता चला कि आप रास्ते में और भी काम करते करते आए हैं, तो जी जी नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमको ऐसे जिलाधिकारी मिले हैं जो काम करते ही रहते हैं। अभी मैं बात कर रही थी ना, जितना जो अपने काम को समर्पित होता है वही सबसे बड़ी बात है। तो इससे प्रमाण मिल गया कि जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल समर्पित है अपने काम को, इसलिए कुछ देर भी हुई तो कोई बात नहीं। जी जी, बस मैं एक परिचय छोटा दे रही थी कि अभी तक क्या क्या हुआ। तो सारे ये हमारा सब समागम है, हमारा समाज हमारे आसपास का। और ये कल की आपसे बात होने के बाद एक छोटी सी नोटिस से कि सारे लोग 2:30-3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग पहले तो प्रतीक्षा ही करते रहे, तो उसके बाद हमको लगा कि हम अपनी सभा शुरू कर देते हैं। और आप लोगों के मन में जो प्यार, जो स्नेह और जो गौरव महसूस हो रहा है, उसको सबको साझा करें, बांटें। और वही अभी तक चलता रहा। और हमको ये बहुत बड़ी खुशी है आज की, आप यहाँ हैं लक्ष्मी आश्रम में, हमारे ज़िले के आप जिलाधिकारी हैं और लक्ष्मी आश्रम में, और ख़ासकर इस ऐतिहासिक शांति भवन में आप पधारे हैं। और हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और बहुत आभार भी मानते हैं। और इस बात की हम अभी तक चर्चा ही कर रहे थे कि हम अगर राष्ट्रपति भवन में होते तो हमारे ये सारे लोग तो वहाँ नहीं होते। लोग कह रहे थे हम टेलीविज़न में देखते अखबारों में पढ़ते, पर हम रूबरू नहीं होते। और हमने इस बात को भी यहाँ पर बताया है, व्यक्त किया है कि हमारे जिलाधिकारी जी की
ही ये मेहनत है जो कि उन्होंने दीदी का नाम दिया। हाँ, मतलब मेहनत मतलब आपने जो भी किया, और क्योंकि हमको तो कुछ पता नहीं है, और हम ये भी बता रहे थे कि ये तो सम्मानों और दीदी की पहचान या सरला बहन जी की पहचान पिछले 80 साल से हमारी ये संस्था चल रही है। तो जो भी पूरे उत्तराखंड में एक सामाजिक काम का एक बड़े स्तर का जो काम उत्तराखंड और देश भर में हुआ है, उसके वाहक सरला बहन जी हमारी संस्थापिका, और उसके बाद दीदी, और फिर सभी लोग जुड़ के हम कर रहे हैं। तो हमारे सम्मान तो पूरे समाज ने भी दिया है, अलग अलग समय में सब तरह का दिया है, लेकिन इसी श्रृंखला में जो आज का ये सम्मान है, ये पूरे देश का सम्मान है। तो इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं, और हम यहाँ पर इस बात के साक्षी भी हैं कि अभी आप जो हमारे जिले के प्रमुख हैं, उनके द्वारा ये सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान है, मैं तो बस लेके बस आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जरूर आप प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि आपके द्वारा अभी ये दिया जाएगा, और फल फूल भी यही है। तो अभी आगे और क्या कार्यक्रम हम करेंगे, जो कहेंगे वही जो आप कहेंगे, जो कहें क्योंकि ये लोग लंबे समय से यहाँ नहीं पर तो हैं। देते हैं आपको, और जी पूरा हम डब्बा दे देते हैं, आप खोल लीजिएगा। नहीं खोल के दीजिए रीमा दी, खोल के दीजिए ना, आप खोल के देंगे जिसमें अपने हाथ से। जिसमें पूरा खोल के। बच्चों को देखना भी चाहिए ना, पहले देखा है ना प्रदीप से, देखा है खाना। जब तक ये हमारा तो जी जो पुरस्कार है वो इस बॉक्स के अंदर पैक है, तो अभी इसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। तो आपको भी दिखाते हैं इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे ये होता है और कैसे ये दिया जाता है। तो आप व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग ये होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल ये व्लॉग होने वाला है। को निवेदन करेंगे कि वो अपना संबोधन करें जब तक कि पहले मुझे लगता है प्रशस्ति पत्र पढ़ लेते हैं जो राष्ट्रपति जी की तरफ से आपके लिए लिखा गया है, उसका प्रशस्ति पत्र का वाचन कर लेते हैं और पहले वो दे देते हैं। इसमें एक पैटर्न होगा गोल सा, नहीं है? और वो पहले आप वो दे दीजिए। ये आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। देखो सर, रीमा जी को बुला दीजिए। रीमा हो गया, मेडल चल रहा है इसके अंदर। रीमा की तरह दीदी बस यहाँ पर हो ना, तुम यहाँ अब इसको यहाँ हाथ पे दे ठीक है, आप सब बच्चे बैठ जाएंगे। एक मिनट ऐसे करके बच्चों को बाद में यहाँ रीमा जी लगा देंगे। सम्मान देता है कि आप लगा देंगे।
इसको वो आप बनवा देते हैं ना। हाँ, इसको फ्रेम आ जाएगा बाद में। एक मिनट, हाँ। इसकी फोल्ड खोल देंगे बस। इसमें भारत की सील भी लगी होती है रास्ते हाँ हाँ। कोई इस पे ये है हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। ये हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं। हिंदी में भारत की गणराज्य की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो लिखा है पद्मश्री पुरस्कार के तौर पर राधा दीदी के लिए, वो तो व्यापक लेख तो एक उस पुस्तक में है जिसमें सभी पद्म पुरस्कारों का होगा। इसमें लिखा हुआ है, मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करती हूँ। द्रौपदी राष्ट्रपति। हमारी आज सबकी आज की विशिष्ट अतिथि और कहेंगे पद्मश्री राधा भट्ट जी और मीमा जी उपस्थित प्रीश कपूर जी और जितने भी यहाँ के सर्वोदय के कार्यकर्ता हैं और प्यारे बच्चों, गाँव की हमारे बहनें, साहब साहब, गाँव की बहनें, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये हमारे अल्मोड़ा जनपद के लिए, उत्तराखंड के लिए आज बहुत गौरव का विषय है कि हमारी राधा बहन को पद्मश्री अवार्ड मिला। और पद्मश्री अवार्ड के बारे में बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि देश के 3 अवार्ड होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये भारत की सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अन्य कोई जो सम्मान होता है और इसको कौन देता है? इसको देते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, जो 140 करोड़ लोग हम लोग हैं, हमने निर्वाचित किया है अपने राष्ट्रपति को। और इस 140 करोड़ के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति ने इस अवार्ड को दिया। इसका मतलब आपने जो काम किया उसको पूरे देश ने पुरस्कृत किया और आपको सम्मान किया। एक आपको पता होगा कि सबको सम्मान मिलता है, लेकिन आप अपने नाम के आगे सारे सम्मान को नहीं लगा सकते। कितने बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं? संविधान की धारा है ना कि उपाधियों का अंत। जब हमारा संविधान बना था तो बहुत से राजा महाराजा होते थे, देखते हो अभी भी लिख देते हैं, लेकिन कोई भी अपनी उपाधि नहीं लिख सकता। लेकिन उसमें ये जो 3 अवार्ड हैं, इसको छूट मिली हुई है और आज से बहन जी अपने नाम के आगे लिख सकती हैं पद्मश्री राधा बहन। देश की विभूतियों ने और जो आपने सेवा कार्य किया, वैसे आपके जो कार्य हैं गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए, मैंने गांधी जी को बहुत पढ़ा है और गांधी जी के बारे में काफ़ी मैंने भी अध्ययन किया, मैंने भी काफ़ी आइडियल है। तो गांधी के जो विचार है, गांधी कहते हैं कभी मर नहीं सकते। जो हमारा नेशनल आंदोलन था, राष्ट्रीय मूवमेंट का, हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, गांधी ने उसको जो धार दी, जो विचार दिए, जो कहते हैं आचरण की शुद्धता। आप बहन जी की देख रहे होंगे सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद, बहुत से नेता हुए, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन गांधी जी गरीब घर के थे। गांधी जी गरीब परिवार से नहीं थे। उनके पिताजी तीन राज्यों के दीवान थे। दीवान मतलब समझते हो ना, जो सारा आय व्यय सारा देखते हैं। मैं अभी गया था, पिछले साल गया था, तो गांधी जी जहाँ पैदा हुए, गांधी जी का घर भी देख के आया, सारी चीज़ें देख के आई। तो उस जमाने में रजिस्ट्री भी देख के आया, जो उनके पिताजी ने जो जमीन खरीदी थी वो भी देखने को मिला। तो ऐसा नहीं था, लेकिन गांधी जी गए। अच्छा सोचो, आज आप कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है? और 1869 में पैदा हुए गांधी जी, उस समय पढ़ने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड में। तो साधारण बात तो नहीं रही होगी ना, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके क्या कर दिया? चरखा और धोती। आप लोग सूट काटते हो? जी। लेकिन सूट काटने का मतलब क्या है? आजकल देखो जितने भी हम कपड़े पहने हैं, सारे क्या है? फैक्ट्रियों में बने हुए हैं। उससे पहले भारत का जो कपड़ा उद्योग था, आपको पता है क्यों गांधी जी ने कपड़ा छोड़ा? इंग्लैंड में गांधी जी की कोट पैंट में फोटो देखे हो कि नहीं आप लोग? देखी है ना? था क्या कि उसी समय औद्योगिक क्रांति हुई और भारत में बहुत बड़े पैमाने पे उस समय हमारा कताई बुनाई का जो कपड़ा होता था, आप लोग कभी अवसर मिलेगा, आप लोग देखेंगे। उस समय रानियों के ड्रेस आप देखना, राजाओं के ड्रेस देखना। तो अगर हमारी कताई बुनाई अच्छी थी तभी तो वो ड्रेस बनते थे, जबकि हमारे वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं थी।
हमारे वहाँ फैक्ट्री का कल्चर नहीं था, हमारे जो थे घर में ही कताई बुनाई होती थी, लेकिन जो आज फैक्ट्रियाँ हैं उनसे अच्छी होती थी। ठीक है, जब गांधी ने देखा कि हमारे सारे उद्योग धंधे हो गए और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार जो है होना चाहिए, और रोजगार देने के लिए खुद चरखा काटना शुरू किया। अपने गांधी जी अपने बाल भी खुद काटते थे, नीचे नहीं कटवाते थे। उनका मतलब था कि श्रम में आदमी को अपना श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और आप लोग कहाँ बैठे हुए हो? पहाड़ पे। यहाँ क्या है, आप अभी हम लोग नीचे से आए, पैदल चलोगे तो क्या हो गए? फिट हो गए। जब आदमी आजकल क्या होता है, बहुत पैसा कमा लेता है तो क्या करता है? वॉक करता है। ठीक है ना। हम लोग जैसे प्लेन से बच्चे, हम लोग बचपन में साइकिल चलाते थे, अब वही साइकिल 75,000 का खरीद रहे हैं। तो क्या होगा? उल्टा चलता है साइकिल। तो या तो मेहनत शुरू से करो या बाद में करो। तो गांधी जी ने जो अपने आचरण से संदेश दिया, आप सोचो कि गांधी जी अल्मोड़ा में आए, कितना फेमस हो गया कि गांधी जी अल्मोड़ा में आए। उस समय मोबाइल तो नहीं था ना, न्यूज़पेपर सोचो कितने दिन बाद आता होगा, लेकिन हर व्यक्ति जानता था गांधी जी को। गांधी जी एक बात कहीं भाषण देते थे और लोगों से चलते चलते वो पूरे देश में फैल जाता था। जब आवागमन नहीं था उस जमाने में, सोचो कि यहाँ आना कितना मुश्किल रहा होगा। और गांधी जी यात्रा करते रहते थे खच्चरों पे, पैदल, और कैसे करके आदमी आता होगा, कैसे रहता होगा। और यहाँ भी उन्होंने किताब अनासक्ति योग पे अपनी किताब लिखी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और केवल गांधी की वजह से इंडिया नहीं आज़ाद हुआ, उस समय 45 देश है जो आज़ाद हुए हैं। आज भी देखो, गांधी की विचारधारा के सबसे दक्षिण अफ्रीका देख लो, जो राष्ट्रपति थे, एलन मस्क का नाम सुने हो? कहाँ का है? अफ्रीका अफ्रीका के है, सभी को अमेरिका का है। तो गोरों को, उनकी लड़ाई को गांधी जी ने किया। तो आज उनके गांधीवादी सिद्धांतों पे चलते हुए आप काम करो। आपको पढ़ाने का जो काम राधा बहन जी ने किया, उसको हमारे देश ने, हमारे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। और हम लोग आपको आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि आप लंबी उम्र पाए, स्वस्थ रहें और इस आश्रम को ऐसे ही संचालित करते रहें, और अपने बच्चियों में से दूसरी पद्मश्री और पद्मभूषण, पद्म विभूषण भी पैदा करें। आप सब लोग जो जिलाधिकारी महोदय के साथ आए हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। मर्तोलिया जी का, नेहा जी का, और आप सबका। ये हमारे कृषिदा के सुपुत्र हैं, इसी के अच्छा संग्रहालय की दृष्टि से जरूर। नाम क्या है आपका? जन्मे जय। तुम्हारा तो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। मैं तो सुनती हूँ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का, दोनों का नाम मैं पढ़ती हूँ अखबारों में इधर उधर। आप सबका स्वागत है। और हमारे जो स्थानीय हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, और जो भाई लोग हैं, उन सब का स्वागत मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अभी भी मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि इस ऐतिहासिक जगह पर बहुत कम समय लेकर आए, इसलिए मैं नाराज हूँ थोड़ा सा। चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव चल रहा है, दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा आप आएंगे ना? अरे आजकल कुछ पता ही नहीं कब किसको ट्रांसफर कर देते हैं, कौन कहाँ चला जाता है। हाँ, फिर इसलिए बड़ा हमको एक मौका जैसा मिल गया कि चलो आए हैं तो थोड़ा देख भी लेंगे कि हम करते क्या है। लेकिन हम आप आए, इसी से हम संतुष्ट हैं वास्तव में कि आपने यहाँ, मुझे बल्कि मन में ऐसा लग रहा है कि शायद मैं दिल्ली जाती तो मैं इतनी संतुष्ट और इतना आनंदित नहीं होती जितना कि डीएम साहब के यहाँ आने से और मेरे साथियों के मेरे बीच में रहने से। तो इसलिए बहुत मुझे इस बात का अभी आनंद है, और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। और ये मुझे सम्मान उतना प्यारा नहीं है, यानी अवार्ड नहीं प्यारा है, मुझे काम प्यारा था। और मेरा काम
मैंने अपने जीवन का पूरा उसमें लगाया था, क्योंकि वो मेरा सपना था। किसी ने मुझे करने को नहीं कहा, मेरा सपना था। मैं 12-14 साल की लड़की थी, तभी मैं समाज सेवा करूंगी। और क्या, किसकी सेवा करेंगे? पहाड़ की महिलाओं की, ये मैं तब कहती थी। और फिर जब मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर होकर के आ गए, तो लोग तो बहुत आने लगे, कहने लगे ये तुम्हारी बड़ी लड़की बहुत बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर दो, शादी कर दो। बहुत बड़ी हो गई मैं 14-15 साल में, उस समय का ज़माना था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो समाज सेवा करूंगी, तो फिर शादी करूंगी, समाज सेवा हो ही नहीं पाएगी, क्या करेंगे? इसलिए इससे अच्छा है कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो फिर समाज सेवा हो जाएगी, मैं करूंगी। पर मेरे पिताजी को समझ में नहीं आता था कि समाज सेवा है क्या। तो उन्होंने एक दिन एक चाय के दुकानदार से पूछा, भाई ये समाज सेवा क्या होती है? एक लड़की है मेरी बिटिया, वो बिटिया ने बहुत तंग कर रखा है, वो कहती है मैं समाज सेवा करूंगी। पर क्या होती है वो समाज सेवा? तो उन्होंने कहा, उस समय की बात है, कहने लगे कि यही होता है ना, ये जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी नहीं कहते थे, कांग्रेस वाले करते हैं ना, यही होता है, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा हाँ, फिर ये तो गांव-गांव जाते हैं, गांव में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फिर उसका हल भी करते हैं। तो मेरी बेटी कैसे करेगी ऐसा? तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक पता है, एक कांग्रेसियानी का, एक महिला कांग्रेस, वो कांग्रेसियानी का जो पता है, वहाँ भेज दो अपनी बेटी को, तो समाज सेवा सीख जाएगी और करेगी भी। और वो कांग्रेसियानी कौन थी? सरला बहन जी। तो इस तरह से मेरे जीवन का रास्ता बना। लेकिन ये बात तो सही है कि भगवान ने कुछ मेरे अंदर डाला था, जिससे कि मैं बचपन से ही समाज सेवा कहती थी। और मुझे हमारी जो किसान महिलाएं हैं, उनका जो बहुत ही मेहनत भरा जीवन था, सुबह से लेकर रात तक बोझ ले जाना, उठाना, काम करना, पानी में भीगना, धूप में काम करना, ये सब था। ये मुझे भारी लगता था। मैं सोचती थी थोड़ी देर पढ़ लेती, पढ़ने बैठती तो किताब पढ़ने में इनको थोड़ा आराम भी हो जाता। तो मैं क्या करूँगी, मैं स्कूल खोल दूँगी, ऐसा सोचती थी, जिसमें महिलाएं आकर के पढ़ना लिखना सीख लेंगी। तो इस तरह की जो मेरा सपना था, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस महान देश की जनता ने मुझे ये सम्मान दे दिया, कहा कि तुमने अच्छा काम किया है। कोई पीठ पर हाथ रख कर कहे तुमने अच्छा काम किया है, तो सचमुच में मन चौड़ा हो जाता है, लगता है कि हमने कुछ किया करके। तो ये बात तो बहुत अच्छी है, परंतु ये नहीं भी मुझे मिलता तो मेरा सपना तो पूरा हुआ ही है। जो मैं सपना देखती थी बचपन से, वो सपना मेरा पूरा हुआ। और अभी उसको इस देश की करोड़ों करोड़ जनता, उसने ये सम्मान मुझे दिया, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ज़्यादा इस तरह की जो शुरुआत की है ना, वो आपने की है। आपने ही नाम दिया, आपने किया। मैंने इनका फ़ोन आया कि आपको चुना गया है, तो मैं कह रही मेरा नाम किसने दिया? फ़ोन पर, मैं तो सेवाग्राम में थी, मैं कह रही मेरा नाम किसने दिया? इन्होंने कहा अरे देना क्या है, वो तो आपके नाम को तो सब जानते हैं, कह दिया। लेकिन सब इन्होंने ही किया था। और अच्छी बात हुई कि देने भी यही आ गए, ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद। पद्मश्री के साक्षी रहे हैं यहाँ पर आकर के, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो आप उसको भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमारी गाड़ी कल आ रही है।
सरला बहन की जो आत्मकथा है अंग्रेजी में, हाँ ठीक है। ये उन्होंने हिंदी में लिखी थी। हाँ वो भाई जी हैं हमारे डेविड, उन्होंने इसका अखबार में लिखा। अच्छा हाँ, ये आप अपने सहयोगियों को भी पढ़ाइए। मेरी मुलाकात है सरला बहन जी से। वहाँ हिम दर्शन में जाते थे। 2005 में मैं था वहाँ। आज्ञा दीजिए। आप बैठिए और फिर पुनः बहुत बहुत बधाई। तो जी ये है वो 3 उखली वाला पत्थर जिसका जिक्र राधा दीदी ने अपने संबोधन में भी किया था। तो ये पत्थर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उसकी नींव जब रखी गई थी तो उसकी खुदाई में ये पत्थर मिला था। तो आज भी इन लोगों ने इसको सहेज के रखा है। तो ये जो व्लॉग है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि चीज़ें ही इतनी सारी थी। तो इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।